हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें पार्ट बी के सेक्शन 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की लेक्चर्स में हम लोगों ने पार्ट ए के सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्कर क्वेश्चन एंड केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, इन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक प्ले लिस्ट भी मिलेगा जिसका नाम है प्लेजर टेस्ट रिवीजन सीरीज। उस टेस्ट सीरीज में बेसिकली आपको हम आपकी सीबीएसई एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प के लिए अलग अलग टेस्ट डिस्कस करके दे रहे हैं, जिसमें आपको प्लेजर टेस्ट भी मिलेगा, यानी जो टेस्ट सीरीज मैंने प्रिपेयर की हुई है, एंड हाफ सिलेबस टेस्ट भी मिलेंगे, वो भी मैंने ही प्रिपेयर किया हुआ है। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं, यानी 2 मार्कर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो ये बच्चों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये हम पार्ट बी एंड सेक्शन 3 के क्वेश्चन आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 2 मार्कर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप यहां पर पढ़ रहे होंगे, क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इस पूरे की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्या करता हूं, यहां पर ना साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के ना रेंज लिख देता हूं। तो साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के रेंज क्या होते हैं, तो साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है बच्चों, तो साइन इनवर्स का रेंज तो आपका ये हो जाता है बच्चों। ठीक है, -π/2 से π/2, एंड कॉस इनवर्स का रेंज ये होता है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि साइन इनवर्स sin 3π/5, तो 3π/5, पाई का मतलब हुआ 180/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा 3 × 36। बात समझ आ रही है सभी को, तो ये बन गया 108 इन डिग्रीज। अब मैंने ये सब आपको क्यों बताया, ये सब इसलिए बताया आपको क्योंकि अगर आप कंपेयर करें, यहां पर ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स का जो रेंज है ना -90 डिग्री से 90 डिग्री है, मैंने डिग्री में बोल दिया। तो इसके अकॉर्डिंग्स में हम यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है ना साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू एक्स, तो ये यहां पर लगा नहीं पाएंगे बच्चों। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो एंगल मिलेगा ना वो इस इंटरवल में नहीं है, और अगर नहीं है तो प्रॉब्लम तो है, समझे। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसके लिए भी फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x। ठीक है, अब x यहां पर क्योंकि 3π/5 से मैं कंपेयर कर रहा हूं, जो कि 108 डिग्री है, जो कि इस इंटरवल में तो है, यहां पर तो 108 डिग्री लाई करेगा। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखते हुए कि cos इनवर्स ऑफ cos 3π/5 में तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस वाले में नहीं लगेगा। तो हमें यहां पर कुछ काम करना पड़ेगा। तो क्या काम करते हैं जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर साइन इनवर्स sin 3π/5, तो कैन वी राइट इट लाइक दिस। एक बार देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। ठीक है, और ये cos इनवर्स वाले के लिए तो मैंने बता दिया आपको कि ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा, दिस फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा। ठीक है, तो x का मतलब यहां पर 3π/5 हमने कंपेयर किया तो बस आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है सभी को। तो अब मैंने क्या बोला कि यहां पर साइन इनवर्स sin 3π/5 में साइन थीटा को मैंने sin π - थीटा लिख लिया। कोई प्रॉब्लम किसी को, बिल्कुल नहीं ना। अब sin π - थीटा क्वाड्रेंट देखो, π - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो पॉजिटिव होती है। तो ये बन जाएगा आपका ऐसे, और ये आंसर तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं आप लोगों के लिए बच्चों। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़े हैं तो यहां पर अब देखो 2π/5, तो 2π/5 का मतलब हुआ 72 डिग्री। कुछ समझ आया, तो 72 डिग्री तो आपके साइन इनवर्स फंक्शन के ना इस रेंज से बिलोंग करेगा। बात समझ आई। तो बस अब हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अब अगर ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2π/5 प्लस 3π/5। अब इनका एलसीएम ले लो, तो क्या मिला 5π/5 यानी पाई। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। चले अब आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए बच्चों। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर बोला हुआ है कि इफ 2x3, ये आपका रो 1 के एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स गिवन है, और ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब पहली बात, मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है ना उससे मैट्रिक्स ही मिलता है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 0 मिल गया है, नंबर मिल गया है। यहां पर एक्चुअली इन्हें लिखना चाहिए था नल मैट्रिक्स O। ठीक है, बट कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलते हैं जरा आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद हम इसको नल मैट्रिक्स के इक्वल रखते हुए अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे और इसे मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, तो यह है आपका 1/2 का मैट्रिक्स, और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 2/2 के मैट्रिक्स से। तो यानी हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा 1/2 का मैट्रिक्स। तो यानी रो 1 इंटू C1 करो जरा,
तो 2x इंटू 1 तो 2x ही रहेगा, ठीक है, एंड 3 इंटू -3 यानी 9 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देंगे इस तरीके से। तो रो 1 C1 हुआ। अब रो 1 इंटू C2 करो, सो 2x इंटू 2 यानी 4x प्लस 0 हो जाएगा, बस आपका 1/2 का ही बनना था। अच्छा, फिर आपका ये वाला मैट्रिक्स अभी रहता है ऑल दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई, तो यहाँ पर कंडीशन बन गई कि 1/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/1 का मैट्रिक्स है, यानी जो रिजल्टेंट आएगा वो 1/1 का आएगा बच्चों। तो करते हैं जरा इसको भी। तो ये बनेगा आपका 2x माइनस 9 इंटू में x, ठीक है, प्लस 4x प्लस 0 यानी 4x ही रहेगा, इंटू में 8, ऑल दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 4 जा 32x, ठीक है बच्चों। सो अब इसे नल मैट्रिक्स की जगह अब यहां पर हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है ना वो आपका 1/1 का बन चुका है, तो राइट हैंड साइड में 1/1 का ही आना चाहिए नल मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर मस्ट बी सेम, अगर दो मैट्रिक्स सेम हैं तो, ठीक है। तो यहां पर आपका ये बन जाएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन यूज करते हुए 2x स्क्वायर 32 माइनस 9x क्या बना आपका, तो ये बनेगा 23x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमने क्या बोला, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के इक्वालिटी डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने ये काम कर लिया कि एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया, ठीक है बच्चों। अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2x प्लस 23 दैट इज इक्वल टू 0। तो बस यहां से x की वैल्यू 0 आएगी एंड माइनस 23/2 आएगी। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अब अगर किसी बच्चे ने इसका और वाला पार्ट किया है तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स आपको गिवन है i प्लस j के इक्वल aij है, ठीक है। तो यहाँ पर 2/2 का जो मैट्रिक्स होगा इसे हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि 2/2 का जो भी मैट्रिक्स है वो इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, देखो ध्यान से, तो ये बनेगा a11, ये बनेगा a12 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a21 एंड a22। अब क्योंकि हमें गिवन है कि यहाँ पर aij इज इक्वल टू i प्लस j, यहाँ पर आप देख लो मैंने हाईलाइट किया हुआ इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर a11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a11 यानी i और j की जगह 1 1 डाल दो, तो 1 + 1 दैट इज 2, फिर a12 तो 1 + 2 यानी 3, फिर a21 यानी 2 + 1 दैट इज 3, फिर a22 यानी 2 + 2 यानी 4। बस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आ गया। वैसे ये बताओ कौन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ऊपर वाला या नीचे वाला, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, आसान कौन सा था। देखो बच्चों पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पेपर में टोटल 53 क्वेश्चंस होंगे, अगर आप काउंट करके देखो तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को भी काउंट करो, ठीक है ना। केस स्टडी में टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको करने 8 हैं, मेरी बात समझ आ रही है, तो टोटल 53 क्वेश्चंस हैं, आपको पढ़ने सारे हैं, ठीक है ना। उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन से 38 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। सो डिसीजन ऑफ सेलेक्टिंग व्हिच क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन। बच्चों ध्यान रखना इस बात को, आपका कौन सा क्वेश्चन आप डिसाइड करते हो सॉल्व करने के लिए, इससे पता चलेगा कि आपका टाइम कितना बचेगा, ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस में टाइम दे पाओ अगर कोई भी नया क्वेश्चन आपको दिखता है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको क्लिक नहीं कर रहा है एक बार में, तो इसलिए यहां पर इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे ने नीचे वाला क्वेश्चन किया होगा तो उसका डिसीजन बहुत अच्छा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है। इफ द फंक्शन f डिफाइंड एज, फंक्शन का डेफिनेशन आपको दिख रहा है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो आपको k की वैल्यू पता करनी है। अब क्योंकि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस बोल दिया है x इक्वल टू 3 पे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 3 पे सेम होगा, किसके, f(3) के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो f(3) जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो तो आपका k गिवन है, ठीक है, और LHL RHL इक्वल होने के कारण यहाँ पर हम डायरेक्टली लिमिट ही निकाल सकते हैं। वैसे भी अगर आप फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे तो x नॉट इक्वल टू 3 के लिए आपको fx की ये वैल्यू गिवन है बच्चों। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस 3 और fx की जगह हमें लेना है x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस 3, न्यूमरेटर में आप फॉर्मूला लगा लो, x² माइनस 9 क्या बनेगा, x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। वैसे ये कौन सा फॉर्मूला है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला विच इक्वल्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो जैसे ही आप ये न्यूमरेटर में रिप्लेस करेंगे, डिनोमिनेटर में से x माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ x प्लस 3 मिलेगा बच्चों। अब यहाँ पर जैसे ही मैं x की जगह 3 लिमिट पुट करूंगा तो 3 प्लस 3 यानी k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, तो k की वैल्यू 6 मिल जाएगी। सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 एज वेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ इसको भी देख लेते हैं। यहां बोला हुआ शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो चलते हैं जरा अपना डेरिवेटिव का काम करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला टॉपिक बन जाएगा यहाँ पर, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। चलिए, तो यहाँ पर डेरिवेटिव शुरू करते हैं। तो x माइनस 1 बाहर, e की पावर x का सेम, कौन सा रूल लग रहा है ये बच्चों, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, x माइनस 1 का करोगे तो ऐसे आ जाएगा और ये प्लस 1 का तो 0 बनेगा ही। अब पूरे में से अगर मैं देखूं तो e की पावर x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर x माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 1। ठीक है, तो ये बनेगा आपका x इंटू ई की पावर x। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, f डैश x की वैल्यू। आपको यहाँ पर ना क्रिटिकल पॉइंट निकाल के दिखाने की जरूरत है नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा बेमतलब में। आप यहाँ पर लॉजिकली काम करेंगे। लॉजिकली काम करने का मतलब क्या हुआ, देखिए e की पावर x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी सभी रियल नंबर के लिए e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होता है, वो हमेशा इंक्रीज ही करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब जब x बिलोंगिंग टू रियल नंबर बोला तो उसमें आपका x ग्रेटर देन 0 भी आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर भी आ जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में बात की गई है। अब सुनना, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो यानी x भी आपका पॉजिटिव है, सीधी सी बात है ना। तो अगर x पॉजिटिव है और e की पावर x भी पॉजिटिव है, यानी दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, बताना। तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो जब ये पॉजिटिव मिलेगा तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला, तो यहां से कंक्लूजन ये मिला कि f डैश x भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। और जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है जिस भी इंटरवल में, उस इंटरवल में हम फंक्शन को क्या बोल देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं। बात समझ आ रही है। सो देयरफॉर यहां पर हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, f इज इंक्रीजिंग। सो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। वैसे फॉर ऑल के लिए एक मैथमेटिकल सिंबल भी होता है, कितनों को पता है मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 23 यहां पर देखते हैं ये क्या है। तो ये तो इंटीग्रेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन है, आपको कोई सा भी एक करना था। अगेन द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ विच क्वेश्चन यू हैव टू डू इन द पेपर इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो फिलहाल तो मैं दोनों सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। ऊपर वाले में देखते हैं, एंगल आपका लीनियर है बच्चों, है ना। ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि ये tan स्क्वायर x की तरह ट्रीट होने वाला है। तो tan स्क्वायर थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हम सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, सीकेंट स्क्वायर एंगल -1। याद आया 10th क्लास के फॉर्मूले, tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो बस ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, तो सीकेंट स्क्वायर के लिए बनेगा टेंजेंट ऑफ एंगल। और जैसा कि मैंने एंगल के बारे में बोला कि एंगल है लीनियर, तो 3x + 5 लीनियर है, उसका डेरिवेटिव आएगा 3, तो डेरिवेटिव से कर दो डिवाइड, -1 का हो जाएगा -x + c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे बच्चों अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने 350 से भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको इस चैनल पे और भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे डिफरेंट चैप्टर्स के, आप उनको भी चेक कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होगी बच्चों। अब चलते हैं जरा इसका अल्टरनेटिव देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। यहाँ पर -2 से 2 में हमें इस फंक्शन को ना इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि -2 से 2 आपका लिमिट आपको दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पर ना फंक्शन को चेक कर लेंगे इवन ऑड के लिए। तो ये रहा आपका फंक्शन। यहाँ पर जैसे ही मैं x की जगह -x डाल के देखूंगा तो आपको फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। बात समझ आ रही है सभी को। तो यहां से आपको डिक्लेरेशन करना है कि f आपका इवन फंक्शन हो गया। तो अगर f आपका इवन फंक्शन हो गया तो हम यहां पर लगाएंगे डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है, अगर आपको याद हो तो बताओ। अगर आपने हमारे चैनल पे सभी वीडियोस देखे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन के, उसका एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का डिफरेंट प्लेलिस्ट है। अगर आपने डेफिनिट इंटीग्रल के प्लेलिस्ट देखे होंगे तो आपको इस प्रॉपर्टी का नाम पता होगा, अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताना। चलिए, तो यहां पर क्या होने वाला है, पूरे इंटीग्रेशन का डबल हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 हो जाती है, अपर लिमिट सेम रहती है, फंक्शन भी सेम रहता है।
अब यहाँ पर 0 से 2 के बीच में आपका इंटरवल आ गया, जिस इंटरवल में आपका मॉडुलस फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड x हट के सिंपली x बन जाएगा। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये बनेगा 2 टाइम्स x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, लिमिट आपका 0 से 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये क्या होने वाला है, तो ये बनेगा x स्क्वायर पे आपको लिमिट देनी है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 स्क्वायर यानी 0, यानी 4 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 का अल्टरनेटिव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को भी देखते हैं, इसने क्या दिया हुआ है, इसने बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो कर्व यहाँ पर है पैराबोलिक, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम जरा कर्व को ही बना लेते हैं, तो इसके लिए मुझे x एंड y एक्सिस प्लॉट करने होंगे, तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी x एक्सिस की तरफ जाएगा आपका पैराबोला इस तरीके से, ठीक है, डन। ये तो आपका पैराबोला हो गया बच्चों, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ओके। अब y एक्सिस के साथ में और लाइन है y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू 3 का मतलब देखो इस तरीके से आपका एक लाइन आ जाएगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना लो, तो ये आपका हो गया y इक्वल टू 3। तो आपको एरिया कौन सा फाइंड करना है बच्चों, तो आपको देखो ये वाला एरिया फाइंड करना है, समझ रहे हो, y एक्सिस के साथ में जो एरिया बनेगा उसे फाइंड करना है आपको। तो ये एरिया कैसे निकलेगा आपके लिए, तो यहाँ पर जब एरिया आप लिखोगे तो आपका लिमिट आप ना y एक्सिस वाला ही ले लो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से 3 में x dy लिखेंगे, तो x की वैल्यू हम अपने इस कर्व से निकालेंगे, तो वो बनेगा y स्क्वायर अपॉन 4। बात समझ आई सभी को, ठीक है। अब यहाँ 1/4 को बाहर रखते हैं, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी y क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और ये आपका लिमिट, ठीक है। तो ये बनेगा 1/12, आप अपर लिमिट डालेंगे तो 27, लोअर लिमिट डालेंगे तो 0। 27 क्यों आया, अपर लिमिट 3 डालोगे 3 क्यूब यानी 27, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 क्यूब 0 ही रहेगा, तो आपका आंसर आ गया 27/12। आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 3 9 27, 3 4 12। बात समझ आई। सो दिस इज द एरिया which was needed to be obtained here, ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y एक्सिस एंड द गिवन लाइन, ठीक है बच्चों। 9/4 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ना इसे ऐसे लिख लेते हैं, जरा एक बार देखो ध्यान से, ऐसे लिखना पॉसिबल है या नहीं है, बात समझ आई सभी को। अब यहां से वेरिएबल सेपरेबल करो, तो वेरिएबल सेपरेबल हमने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने बेसिकली। अब बस यहां पर इंटीग्रेशन शुरू कर दो, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y ही रहेगा, है ना, e की पावर x के लिए e की पावर x ही रहेगा। अब कांस्टेंट आप c लिख दो, ठीक है। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था 25। चलिए 26 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन पूछा है, ध्यान रखना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब फॉर्मूला जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो वो फॉर्मूला बेसिकली ये वाला है बच्चों, है ना, आपको फॉर्मूला ध्यान हो। जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1 z1 बोल देंगे, और दूसरे पॉइंट को x2 y2 z2 बोल देंगे बच्चों। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो इससे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन तो मिलेगा, लेकिन वो कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगा, हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, बट वेट करिए। तो ये नीचे क्या बनेगा, 1 - 3 दैट इज दिस वैल्यू, y माइनस y1, ठीक है, z माइनस z1, तो ये z प्लस 7 हो जाएगा बच्चों। और नीचे आपका -1 - 4 दैट इज -1 - 4, ये लिखा नहीं था मैंने, 6 माइनस ऑफ -7 यानी +7। तो ये आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है x - 3 अपॉन -2, ये बनेगा y - 4 अपॉन -5, और ये बनेगा आपका z प्लस 7 अपॉन 13। ठीक है बच्चों, इतना तो क्लियर है सभी को। अब यहां से क्योंकि हमें वेक्टर इक्वेशन पूछा गया है, तो वेक्टर इक्वेशन अब हम बड़े आराम से लिख लेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगा आपके लिए, r इक्वल्स वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b, यही फॉर्मूला होता है। तो बस इसका इस्तेमाल करो। वेक्टर a का मतलब हुआ कोई सा भी गिवन पॉइंट जो आपको यहां से मिल जाते हैं, x - x1 y - y1 z - z1 से। तो ये बनेगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। अब वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी यानी जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना ABC, है ना, लाइन के DRs, तो वो बनेगा आपका -2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 13k कैप। अगर आप चाहें, ये आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो
तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, वेट करना मैं आपको करके दिखाता हूं, प्लस म्यू टाइम्स, अब म्यू क्यों किया मैंने बताऊंगा आपको। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट्स, वो बेसिकली आपने यहां से लिखा है, यानी लाइन के डीआर्स। तो लाइन के डीआर्स क्या है, -2, -5 एंड 13। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ना कि शुरू के नंबर को ना पॉजिटिव रखना प्रेफर करते हैं। अगर आप भी ऐसा प्रेफर करते हो तो इसे आप -1 से ना मल्टीप्लाई कर दो। वैसे भी डीआर्स के सेट को हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक नया सेट ऑफ डीआर आ जाएगा सेम लाइन के लिए। तो पहले वाले को मुझे नेगेटिव नहीं रखना है, मेरा मन कर रहा है तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लैम्डा की जगह म्यू कर दिया है, क्योंकि अब जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस लैम्डा बन जाएगा, उसी को मैंने म्यू बोल दिया। आपको नहीं बोलना है तो मत बोलो यार, कुछ और सिंबल ले लो। एनीवे, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 13k कैप, ठीक है बच्चों। अब ये जो काम किया है ना बच्चों, ये ऑप्शनल है, यानी अगर आप इसे नहीं भी करना चाहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे देखो इस वाले स्टेप में, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 27, देखते हैं यहाँ पर क्या बोला हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। अब बच्चों अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल गिवन है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आने वाला है। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, ऑर्थोगोनल वेक्टर मींस परपेंडिकुलर वेक्टर, इस बात का हम यूज करने वाले हैं। तो ये बन गया आपका डॉट प्रोडक्ट, मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो 2i कैप डॉट i कैप क्या बनेगा आपका यहाँ पर, तो 2 बनेगा। ऐसे ही जे कैप वाले को करेंगे तो -2 लैम्डा बनेगा, ऐसे ही के कैप वाले को करोगे तो ये बनेगा -1, ठीक है बच्चों। यहां से हम साइड चेंज कर देंगे तो ये आपका इस तरीके से आ रहा है, एक बार देखिए ध्यान से, तो लैम्डा आपका आ जाएगा 1/2। सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके प्रोबेबिलिटी के ऊपर 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जरा पढ़ते हैं क्या गिवन है। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, डाई को आपने 3 बार टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। अब ऑड नंबर कम से कम एक बार आया है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, और डाई आपने 3 बार टॉस किया हुआ है बच्चों। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑड नंबर है वो या तो एक बार आए, या तो 2 बार आए, या तीनों बार ऑड नंबर आ जाए, ठीक है ना। एक काम और भी हो सकता है, ऑड नंबर एक बार भी नहीं आए, ऑड नंबर एक बार भी नहीं आए, यानी 0 टाइम्स ऑड नंबर आए। अब आपको पता होगा कि इन सभी की प्रोबेबिलिटीज अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों कि एटलीस्ट वंस ऑड नंबर मिलना चाहिए, तो यानी इनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम ये करेंगे कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर। समझ रहे हो, ऑड नंबर एक बार भी ना आए। तो जब ऑड नंबर एक बार भी नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन नंबर ऑन ऑल द 3 टॉसेस ऑफ द डाई। बात समझ आई सभी को, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और यहां पर देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या हुआ कि 2, 4 या 6 में से कोई सा भी आ जाए, ठीक है। यानी 3 आउटकम्स होते हैं फेवरेबल, और टोटल आउटकम्स आपके 6 बनेंगे जब सिंगल टॉस करोगे, तो 3/6 यानी 1/2 आएगा। अब यहां पर पहले वाले टॉस में भी आपको इवन नंबर चाहिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे टॉस में भी इवन नंबर तो 1/2, तीसरे टॉस में भी इवन नंबर यानी 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1 माइनस 1/8 यानी 7/8 आपका आंसर आ जाएगा ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्टरनेटिव है, पता नहीं आपने कौन सा क्वेश्चन किया है। मैं कई बार बोल चुका हूं आपको आज की क्लास में कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए अल्टरनेटिव में, ऊपर वाला या नीचे वाला, और ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। समझ रहे हैं, पेपर बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि 38 क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, जैसे कि मैं इस प्री बोर्ड में देख रहा हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको मजे आएंगे। इनफैक्ट अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक ठीक से नहीं हुई है तो आपके पास बहुत टाइम है बच्चों। हमारे इस चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं अलग अलग चैप्टर्स के, आप उन सबको देख सकते हैं। और फिलहाल जो हमने रिवीजन टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसको आप रेगुलरली विजिट करते रहिए। केस स्टडी क्वेश्चंस उसका भी सीरीज हमने चलाया हुआ है, उसको भी आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समझ रहे हो, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगले क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। क्या बोला हुआ है, इवेल्युएट दिस वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। P ऑफ A एंड P ऑफ B में ये रिलेशन गिवन है, तो यानी हमें डायरेक्टली मिल गया P ऑफ A दैट इज 5/13, लेकिन P ऑफ B देखो आप ध्यान से, P ऑफ B के साथ में ना 2 टाइम्स पहले से ही लगा हुआ है,
ट्वाइस पी ऑफ बी है बच्चों, है ना। तो पी ऑफ बी आपका आ जाएगा 5/26। बात समझ आई। हमको ये भी गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, यहां पर ध्यान से देखना, इसका मतलब हुआ बी इंटरसेक्शन ए का प्रोबेबिलिटी अपॉन पी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी। ये तो आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लग गया। यहां से हम लोग निकालेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या बनेगा, पी ऑफ बी ओवर ए का प्रोबेबिलिटी, दैट इज 2/5। आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका 2/5 इंटू पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए क्या है, तो 5/13। ये देखो यहां पर हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2/13, ठीक है बच्चों। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा हुआ है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट बैक कर देते हैं। तो ये बनेगा आपका 5/13, ये है आपका 5/26 और ये है आपका -2/13 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 5 - 2 दैट इज 3/13, तो 3/13 बनेगा और प्लस में 5/26 ऑलरेडी है, तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन अगर करेंगे तो 11/26 आपका आंसर आ जाएगा। किसके लिए, इसके अल्टरनेटिव के लिए। तो ये बताना इसमें कौन से वाला क्वेश्चन आपको ज्यादा आसान लगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने पार्ट बी के सेक्शन 3 के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन कर लिया। अब इसके अगले सेशन में हम लोग पार्ट बी के सेक्शन 4 यानी 3 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। एंड फिर उसके बाद 5 मार्कर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Thank you very much for watching this session. This is OP Gupta, your math mentor on your beautiful channel Mathematica by OP Gupta. चलिए बच्चों मिलते हैं, थैंक यू।